हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशंस की सीरीज़ चल रही है और उसके लिए मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब इसमें जो मैंने बताया है यूज़ ऑफ शुड का यूज़ कहाँ किया जाता है और उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, और जो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए है कि वो प्रैक्टिस कैसे करें शुड को, तो वो भी मैंने बताया है। और शुड को पहले कैसे सीखना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन माय प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन सी देयर। और ये वीडियो नंबर 4 है हमारी, तो आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ शुड, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, याद रखिए स्टूडेंट्स ने हैज़ और हैव जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में ही पढ़ा होता है, तो मैं ये बता दूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट ये तब होता है जब हैज़ और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ यूज़ ऑफ हैज़ और हैव करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है फिर, तो फिर ये है पोजीशन बताने वाले वर्ड। पोजीशन का हिंदी मतलब होता है अधिकार। पोजीशन मतलब अधिकार। ये सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार बताते हैं, वस्तु पर या किसी भी पर्सन पर अधिकार बताते हैं, है ना। इनका फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड है ना, यहां पर वो चीज आएगी जिस वस्तु पर, जिस पर्सन पर इस सब्जेक्ट का अधिकार होगा, वो चीज आ जाएगी यहां पर, ठीक है ना। पहचान लिख देता हूं मैं इसकी। पहचान कुछ इसकी इस तरह से आप लिखें, पास डैश 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 है, ये हिंदी में आ जाएगी वो, या रखता है, या फिर रखता है, ठीक है। अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं हम, सिंगुलर के साथ। जिससे नहीं मालूम है वो नोट डाउन कर रहे हैं सभी लोग। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ हैव, ठीक है ना। चलिए करना शुरू करें। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, मेरे पास क्रेटा कार है। देखिए समझ लीजिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत इजी होता है, बस पहचानने में थोड़ी सी परेशानी होती है इसके, ठीक है। अब इसको देखिए, मेरे पास क्रेटा कार है। अब इसमें ये जैसे मैंने ये लिखा है, इसमें क्या हुआ, मेरा अधिकार है भाई मेरी कार पर, इस कार पर इस सब्जेक्ट का अधिकार है। अंडरस्टूड है ये चीज़, तो इसको हम ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करेंगे। आई हैव, आई है सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या आएगा, हैव, मैंने बता दिया। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव, ठीक है ना। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, आई यू वी दे और प्लूरल प्रोनाउन जो भी होंगे, हालांकि मैंने बोल दिए, उनके साथ हैव। आई के साथ हैव, हालांकि आई सिंगुलर होता है, बता दूँ मैं। आई हैव अ क्रेटा कार, आई हैव अ क्रेटा कार, मेरे पास एक क्रेटा कार। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हैज़ और हैव है ना, इनका हिंदी मतलब होता है पास, ठीक है। मेरे पास, आई हैव अ क्रेटा कार। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा ये ए कैसे आ गया, तो ये बता दूं मैं, ये जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो बिना इंडेफिनेट आर्टिकल के नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। सेकंड है, रवि के पास 2 लैपटॉप हैं। रवि के पास 2 लैपटॉप है। मेरी हिंदी की राइटिंग, हिंदी इंग्लिश की राइटिंग मेरी थोड़ी है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। रवि सिंगुलर है, रवि हैज़, ठीक है, रवि हो गया, फिर हैज़ हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, वो वस्तु क्या है यहाँ पर, 2 लैपटॉप्स। रवि हैज़ 2 लैपटॉप्स, ठीक है। अगर आई होता तो आई हैव हो जाता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर तो पोजीशन बताना है। समझ में आ गई बात। अब आती है यहाँ पर दूसरी बात। ये चीज़ हो गई क्लियर सबको। चल अब ये आते हैं दूसरी बात में। कभी कभी क्या होता है, ये पास वाला वर्ड नहीं दिया होता, ये पासवर्ड दिया होता है, तो उससे तो क्लियरिटी आ जाती है कि मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, ठीक है, समझ में आ जाता है कि इसका पोजीशन है। कभी कभी क्या होता है पासवर्ड दिया नहीं होता हिंदी में,
तो फिर हमें उसका सेंस देखना होता है, और उसका सेंस निकलता है इस वाले वर्ड से, रखता है उस वाले वर्ड से निकलता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल कैसे होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे मैंने लिखा उसे आज बहुत तेज बुखार है। याद रखिए इनमें एक्शन वर्ब नहीं आती। एक्शन वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो एक्शन वर्ब होती हैं, वो नहीं आती हैं, इसीलिए इन वाक्यों में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, हैज़ हैव के बाद इंग्लिश में जब भी एक्शन वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, ना फर्स्ट आएगी, ना सेकंड आएगी, ना आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म, अदरवाइज कोई सी भी नहीं। अब इस वाले केस में क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैज़ और हैव नहीं है, ये पोजीशन वाले हैज़ हैव। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि हैज़ और हैव जो होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो वो हैज़ हैव जो पोजीशन का काम करते हैं, और दूसरे हैज़ हैव वो होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैज़ हैव नहीं है ये हैज़ और हैव पोजीशन वाले हैज़ हैव हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए, उसे आज बहुत तेज़ बुखार है। इसमें ना ये पास वर्ड है ना रखता है, लेकिन बच्चों मैंने कहा ना कि हमें थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। इसको ऐसे कह सकते हैं, उसके पास आज बहुत तेज़ बुखार है, वह आज बहुत तेज़ बुखार रखता है। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ऑकवर्ड है ना, लेकिन मैंने कहा ना कि चीज़ों को समझ में आना चाहिए हमें, है ना, कि हम उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं। उसे आज बहुत तेज़ बुखार है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास बहुत तेज़ बुखार है, यही तो मतलब हुआ। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए मेल है फीमेल क्लियर नहीं, तो हैज़, ही सिंगुलर है तो हैज़, ही हैज़। अब बहुत तेज़ बुखार के लिए हाई लगा दें, हाई फीवर टुडे, ही हैज़ हाई फीवर टुडे, ही हैज़ हाई फीवर टुडे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा शर्मा जी के 2 बेटे हैं। अब देखिए इसको समझ लीजिए, शर्मा जी के 2 बेटे हैं, इसमें भी यही वर्ड है, नहीं है, ना पास है ना रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, शर्मा जी 2 बेटे रखते हैं, शर्मा जी के पास 2 बेटे हैं। इन 2 बेटे पर भाई शर्मा जी का ही तो पोजीशन होगा, शर्मा जी का अधिकार होगा। तो शर्मा जी हैज़ 2 sons, शर्मा जी हैज़ 2 sons। समझ में आ गई। एक प्लूरल का और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा हमारे पास केवल एक बुक है, हमारे पास केवल एक बुक है ना, पासवर्ड आ जाता है तो उससे क्लियर हो ही जाता है। हमारे पास मतलब हम केवल एक बुक रखते हैं, तो वी हैव ओनली 1 book, वी हैव ओनली 1 book। नहीं, अब बुक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओनली लगा हुआ है, और 1 की वीकर फॉर्म होती है ए, और 1 होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम उस वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। वो डिटरमिनेंट वाली क्लास में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ें। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ये कई बच्चों को नहीं आती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते। अब जैसे इसके नेगेटिव हैं, इसके नेगेटिव में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में भी, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव इतने आसान नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे होते हैं। चलिए नोट कर लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ना। अब जैसे अपन ने शुड वाला कर लिया है, उसको इसके साथ मर्ज करना है, और फिर प्रैक्टिस अभी बताता हूं मैं कैसे। पहले इसको अपन कंप्लीट करें। अब आ जाओ इसके नेगेटिव पर, इसी के नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव किस तरह से बनते हैं तो मैं आपको बता दूं। इसके नेगेटिव में हमें क्या करना होगा, हम नो भी यूज कर सकते हैं और नॉट भी यूज कर सकते हैं। नो भी यूज कर सकते हैं और नॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है, ध्यान से समझ लो आप। हिंदी में क्या हो जाएगा, नहीं वर्ड लग जाएगा। एक वाक्य 4 तरह से बनता है इंग्लिश में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट, सेकंड। अफर्मेटिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेगेटिव पर आ जाओ। इसके नेगेटिव को ध्यान से देख लो भैया। इसके नेगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं, पहचान यही रहेगी तो मैं इसलिए मैं हटा रहा हूँ। एक तो नेगेटिव में सीधा हैज़ हैव के बाद नो या नॉट लगा दो। एक इसका नेगेटिव ये भी बनता है,
सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट हैव प्लस पोजीशन, बता यही वाली, ठीक है। ये ऐसे कर लें इसको आप, ये नेगेटिव के फॉर्मेट है। एक बार फिर से समझ लें, इसी के नेगेटिव हैज़ और हैव के, या तो हैज़ और हैव के बाद नो या नॉट लगाएं, या फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएं। ये हैव कंपल्सरी रहेगा ही, ठीक है। अब इसमें डू कहाँ आएगी? प्लूरल के साथ, डज आएगी सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? इसमें नहीं लगा हुआ, हिंदी में नहीं लगा हुआ। अब इसको इंग्लिश में करना है, इसको समझ लें अब आप। इसको यहाँ तो इससे करें, इस वाले फॉर्मेट से करें तो किस तरह से होगा? आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। यहाँ तो इससे करें, और इस वाले से करेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? आई डू नॉट हैव तो रहेगा ही, मैंने कहा आई डू नॉट हैव टाइम। ये दोनों ही सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको। अब चूंकि कुछ बच्चों को ये सरल लगता है कि सर हैज़ हैव के पास सीधा डू या नॉट लगा दो, काहे को ये डू नॉट डज नॉट करो, प्रेजेंट डेफिनेट में भी हो जाए, कंफ्यूज हो जाइए। नहीं, आपको दोनों मालूम इसलिए होना चाहिए ना। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इफ दे कम अक्रॉस डोंट हैव और डजंट हैव while solving the passage, so how would they solve the passage? I don't think so that they can solve the passage. If you want to really solve the passage, so you will have to go through all these things, whatever you are being explained here right now. Is that clear? Are you getting what I'm saying you? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं। राहुल के पास घर नहीं है, राहुल के पास घर नहीं है, तो पहले इस वाले से करेंगे तो कैसे होगा? राहुल हैज़ नो होम। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, ध्यान से देखो कि सर इसमें हम नॉट नहीं लगा सकते। ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें हम नॉट लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लगा सकते हो। तो आपको फिर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो नो वर्ब है ना, नॉट की वीकर फॉर्म होती है। अगर आपने नो वर्ड लिखा तो नो वर्ड के साथ जो नाउन आएगा उसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन नॉट वर्ड आ गया तो उसके साथ फिर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? फिर से समझो, नो वर्ड के बाद अगर सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो वो बिना आर्टिकल के लिखा जाएगा, यानी ए और एन नहीं आएगा नो के साथ। और नॉट अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो फिर आपको आर्टिकल ए या एन लिखना पड़ेगा। जैसे यही वाला देखिए, ये सिंगुलर नाउन है, होम सिंगुलर नाउन है, तो नो है तो कोई आर्टिकल है, राहुल हैज़ नो होम। अगर इसको मैं नॉट से करूं तो फिर कैसे हो जाएगा? राहुल हैज़ नॉट अ होम, फिर ऐसे हो जाएगा। और अगर आप इससे करेंगे तो फिर ये कैसे हो जाएगा? राहुल डज नॉट हैव, अब नॉट आ गया तो लगेगा ही लगेगा, डज नॉट हैव अ होम टू लिव इन, यानी रहने के लिए। अगर वर्ड दिया हो राहुल के पास रहने के लिए घर नहीं है तो टू लिव इन हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए। अभी मैंने शॉर्ट पे ही बता रहा हूँ, वो इन्फिनेटिव में घुस जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस करा रहा हूँ। देख रहे हैं ना ये? ठीक, आ रहा है समझ में सबको? देख रहे हैं आप, छोटी सी चीज़ें हैं ये, लेकिन इनके नेगेटिव देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, है ना। यही चीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिखा आपके पास कार नहीं है, इसको आप लोग करें, आपके पास कार नहीं है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? यू हैव नो कार, नो के साथ कोई आर्टिकल नहीं। और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, यू हैव नॉट अ कार, या तो ऐसे कर दीजिए, या फिर यू डोंट हैव अ कार। ये तीनों ही सही है बच्चों, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑल दीज थ्री,
because you can come across while solving your questions paper any of them, so you must be familiar with them. So you must be able to understand कि कहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा, कहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ नहीं होगा, किस कंडीशन में आर्टिकल आता है, किस कंडीशन में नहीं आता है, क्योंकि समटाइम्स वी आर आस्क्ड इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स एरर। चलिए आ गया होगा, इतना समझता हूँ मैं सभी को। चलिए आ जाए, अब ये नेगेटिव हो गया, अब आ जाए इंटरोगेटिव फर्स्ट पे। अपन 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये 2 हमारे हो चुके हैं। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। तो पहले हम इंटरोगेटिव फर्स्ट करेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट इंग्लिश में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है? प्रीवियस सीरीज में मैंने आपको बेसिक से बता ही दिया है कि इंटरोगेटिव का हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न क्या से स्टार्ट होता है? पहला वाला। इन सब में आप क्या लगा दीजिए, आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट बन जाएगा। चलिए अपन करके देखते हैं इसको। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न किए जाते हैं इसमें, है ना। और प्रश्न 2 प्रकार से होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होता है, उसका जवाब हाँ या ना होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, क्या आपके पास, सॉरी क्या आपके लिखा ही नहीं मैंने, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? तो इसमें क्या की इंग्लिश हमें नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी वही होगा, इसमें हैज और हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले यहाँ, और इसमें इससे बना रहे हैं आप तो डू और डज पहले आ जाएगा। बस इतना सा करना है। ये देखिए हैव पहले आ गया, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। और अगर आप इससे बना रहे हैं तो ये डू और डज लिखा हुआ है यहाँ पे, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? तो यहाँ पे आप इससे बनाइए, दोनों ही सही है ये। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाता है, तो उसको देख लीजिए आप। क्या उसके पास मोबाइल नहीं है? क्या उसके पास मोबाइल नहीं है? तो क्या की तो इंग्लिश बनेगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब उसके क्लियर नहीं है तो हैज़ सिंगुलर नाउन है, हैज़ ही नो मोबाइल? हैज़ ही नो मोबाइल? नॉट से बनाएंगे तो नॉट अ मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और नई चीज़ आ रही है, हैज़ ही नॉट अ मोबाइल? नॉट आ गया तो हमें आर्टिकल के साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस नॉट को आप इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख सकते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, हैज़ंट ही अ मोबाइल, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, हैज़ंट ही अ मोबाइल, ठीक है। और आप इससे बना रहे हैं तो डज आ जाएगा। डज क्यों आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज ही नॉट, हाँ, डज ही नॉट हैव अ मोबाइल? हैव अ मोबाइल ऐसे हो जाएगा, या फिर नॉट इसके साथ डजंट ही हैव अ मोबाइल ऐसे हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो देख रहे हैं आप कितनी चीज़ें ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये बेसिक चीज़ें होती हैं। मीन्स अपन ने अभी टेंसेस से स्टार्ट नहीं किया, टेंसेस से भी पहले वाली चीज़ें बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। बच्चे को क्या होता है, जब भी वो हैज़ और हैव दिखाई देता है तो वो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ढूंढने लगता है कि ये थर्ड फॉर्म दिख ही नहीं रही है, तो उसी को एरर समझ बैठता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव कब यूज़ होगा, है और हैज़ और हैव का यूज़ कब पोजीशन के रूप में यूज़ हो रहा है, और हैज़ हैव का यूज़ कब परफेक्ट के रूप में हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग जाए तो देयर वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, बट इफ़ यू डोंट फाइंड थर्ड फॉर्म आफ्टर हैज़ और हैव, इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ प्रेजेंट परफेक्ट। वो सिंपल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस वर्ड वाले पर आते हैं, अब हम उसको भी और ख़त्म कर लेते हैं। ये डू और डज यहाँ आ गए, इसमें हैज़ और हैव यहाँ आ गए, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस वर्ड लगा देना है। ये तो इंग्लिश का फॉर्मेट पूरा अपन ने प्रीवियस वीडियोस में इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं पूरी अच्छे से, कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चंस वर्ड लगा दो आप, इंटरोगेटिव सेकंड बन जाता है। लेकिन मैं उसके एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल,
आपको आज फीवर क्यों है? आपको आज फीवर क्यों है? हालांकि सही सा क्वेश्चन है, उसको बेचारे को क्या मालूम होगा। आपको आज फीवर क्यों है ना? सेंटेंस समझ गए आप लोग? आपके पास आज फीवर क्यों है, वही है इंटरोगेटिव है। ये भी प्रश्न कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको आज फीवर क्यों है भाई। ठीक है, एक और देख लीजिए। उसे इतना घमंड क्यों है? उसे इतना घमंड क्यों है, यानी कि वह इतना घमंड क्यों रखती है, या वह इतना घमंड, उसके पास इतना घमंड क्यों है। समझ में आया ना? ऐसे इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो इंटरोगेटिव सेकंड वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या लाना है? क्वेश्चंस वर्ड है ना। तो क्वेश्चंस वर्ड यूज करेंगे हमने वाई। ठीक है, क्वेश्चंस वर्ड के बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। ये डू डज यहाँ इसमें है, इससे बना रहे हैं तो हैज़ हैव यहाँ है, और डू डज से बना रहे हैं तो यहाँ डू डज है। तो वाई हैज़ ही फीवर, आपको आज फीवर क्यों है। वाई हैज़ ही, सॉरी आपको है ये, मैं ही सोचा आपको है ना, तो वाई हैव यू, वाई हैव यू फीवर टुडे। ठीक है, और आप इससे बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू हैव, वाई डू यू हैव फीवर टुडे, ये इससे हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा, उसे इतना घमंड क्यों है, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ शी इतना घमंड, सो मच एरोगेंस, एरोगेंस है ना घमंड। ठीक है, और उससे बनाएंगे तो हाँ ही कर लीजिए आप। वाई डज, अब चूंकि डज क्यों आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वाई डज ही हैव, he have so much arrogance, why does he have so much arrogance। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे ही के साथ देखो हैव। अब एरर फाइंडिंग में ये चीज़ पूछी जा सकती है इस तरह से, देखो तो बच्चे को क्या लगेगा कि ही के साथ तो हैव आता ही नहीं है, ही के साथ हैज़ है, जबकि हेल्पिंग वर्ब ये इसकी है ना। हेल्पिंग वर्ब ये तो यहाँ पर एक्शन वर्ब का काम कर रही है, और ही के साथ ये एक्शन वर्ब वाला हैव है, ना कि हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये है इसकी। ठीक है, इसलिए ये आएगा। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ उसने पढ़ी हुई है कि ही के साथ हैज़ आता है, तो आंसर इसको लगाएगा, जबकि आंसर होगा इसका नो एरर। समझ में आ रही है बात? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इनके बिना आप, मुझे नहीं लगता कि कोई इंग्लिश सीख सकता है, बट अच्छे से इंग्लिश सीख सकता है। एक तो इंग्लिश सीखी जाती है और एक इंग्लिश याद की जाती है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इंग्लिश सीखना है या याद करनी है। अगर हम सीखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये हमारा हो गया यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, आज मैंने क्लियर करा दिया। नाउ आई जस्ट टेल यू हाउ टू यूज़ in oral practice. As I have already told you, first you have to mug up only 3 or 4 verbs according to your potential. You have to write down all these Hindi sentences in Hindi, in a register in Hindi, and then translate them directly from Hindi into English first, and then keep your hand, after completing your all 100 examples in English, you have to keep your hand over the English sentences which you have done, and then try to speak them, because in left hand side those sentences are written in Hindi, and right hand side you have solved them, you have translated them from Hindi into English. So first you have to keep your hand over the English written sentences, and Hindi sentences can be seen, and you have to take oral practice at the same time, because while solving 100 examples, use of has or have will be definitely in your mind, and you will be able to understand where you have used has, where you have to use have. It depends on you. According to your sentence, you can find it out easily. But remember, you have to take oral practice at the same time. You have not to move away from there, because practice is highly essential. There is not any other option. I don't have any other options. Not me, I don't think so that I should say. Nobody has any options. If you want to learn how to speak in English, dear, you just
take it for granted, you will have to speak English. There is not any other short way. Without speaking English, you won't be able to learn how to speak in English. That's why I suggest my each and every students to take practice, oral practice. Writing practice is also mandatory. The same oral practice is more important. So first you have to take a writing practice, then at the same time take oral practice as well. अगर आप oral practice नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे. मैं जानता हूँ कि in beginning you may have some problems, हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, राइटिंग में करते जाएंगे, राइटिंग आपकी अच्छी होती जाएगी, राइटिंग भी अच्छी होगी. और हिंदी में आप पहले आपने हिंदी में 100 एग्जाम्पल्स बना लिए, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के सेंटेंस हैज़ और हैव से हिंदी में बनते हैं. और फिर आप उसी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं. और फिर उसकी आप ओरल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये सब अच्छी बात है. और इसमें यह है कि इसमें वर्ब तो आएगी नहीं, तो जो मैंने अभी कहा कि 3-4 वर्ब याद हो वो ज़रूरी नहीं है. अब वो इसमें आएंगी ही नहीं वर्ब, है ना. बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनमें वर्ब नहीं आनी चाहिए, एक्शन वर्ब, कोई काम नहीं होना चाहिए. मेरे जिद्दे एग्जाम मैंने ये भी 11 एग्जाम्पल करा दिए. आप उसमें से कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी भी एग्जाम्पल में कोई काम नहीं हो रहा होगा. ठीक है ना. अब आती है यहाँ पर बात कि सर हम ओरल प्रैक्टिस करें. जैसे ऐसा भी नहीं है कि हमने आज की क्लास कर ली तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा है उसकी ओरल प्रैक्टिस कैसे करेंगे. तो देखिए प्रीवियस वीडियो में व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कंप्लीटली यूज ऑफ शुड. सो हाउ यू हैव टू कनेक्ट शुड विद हैज और हैव. ट्राई टू कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस. You need not to look. You needn't look here and there. First, you have to find out your sentence in Hindi and try using should and then has or have. Then try to match them. इस तरह से देखिए मैं आपको बताऊँ. जैसे मैंने कहा आपके पास 2 लैपटॉप हैं, आपको एक लैपटॉप बेच देना चाहिए. आपके पास 2 लैपटॉप हैं, बस 2 ही सेंटेंस, ज़्यादा नहीं, तीसरा सेंटेंस नहीं, है ना. आपके पास 2 लैपटॉप हैं, ये पास वाला हो गया. यू हैव 2 लैपटॉप्स. ठीक है. आपको एक लैपटॉप बेच देना चाहिए, आपको उनमें से एक लैपटॉप बेच देना चाहिए. यू शुड शैल, ये आ गया शुड का यूज़. इसकी भी प्रैक्टिस आपको साथ नहीं करना है. यू शुड सेल ईदर ऑफ देम. आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आपको इनको पढ़ना चाहिए. यू हैव सो मैनी बुक्स. हैव वाला आ गया, आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए. यू शुड गो थ्रू दीज बुक्स या यू शुड गो थ्रू दैम. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. सचिन के पास बहुत पैसा है. सचिन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. उसे गरीबों को दान करना चाहिए. ही शुड डोनेट द पुअर. आ रहा समझ में. इस तरह से हमें शुड वाले सेंटेंस को और हैज़ और हैव वाले सेंटेंस को कनेक्ट करना है और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है. आई नो इन बिगनिंग यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस इन हिंदी. इन बिगनिंग डेफिनेटली यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स, बट ट्राई टू मेक दैम, ट्राई टू सॉल्व दैम. इफ़ यू आर एबल टू मेक ओनली 2 or 3 sentences in Hindi, dear, that's enough. That's enough. If you make has or have or should combined sentence, automatically you have done yourself. You have not find them out from Google or YouTube. You have not found them out from all these things. You have made those sentences yourself. Should और has और have हिंदी में बनाया पहले आपने उसको, फिर आपने उसको इंग्लिश में बनाया. तो आप ये समझ लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए आप मूव हो रहे हैं आगे. आपका खुद का ये ब्रेन फंक्शन, इसको फंक्शन में लाओ बस. और इंग्लिश में स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में तो फिर सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती हैं. माइंड को इसकी प्रैक्टिस करो आप. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. देखने से बच्चे को क्या, कुछ भी सेंटेंस कहो तो वो तुरंत गूगल करने लग जाता है. अरे फिर आप इससे प्रैक्टिस कैसे कराओगे? इससे प्रैक्टिस कराओ. जो भी कुछ है ना ये है, यहाँ माइंड सेट करो. अगर आप 2 सेंटेंस बना रहे हैं तो कोशिश करें मैं 5 बनाने की कोशिश करूँ. 5 बना पा रहे हैं तो कोशिश करें मैं 7 बनाऊँ. सेंटेंस को बढ़ाने की कोशिश करिए. इससे क्या होगा कि जो आपने शुड का पढ़ा हुआ है वो भी आपकी प्रैक्टिस में रहेगा और जो आप सीख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस में रहेगा. अदरवाइज़ क्या होता है कि हम आगे तो बढ़ते जाते हैं, पीछे का सब लैप्स होता चला जाता है. उसको भी प्रैक्टिस में लाना है. समझ में आ रही है बात? ठीक है. और किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लीजिए जब तक मैं पानी पी लूँ.
बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें आप, प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आप करें तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एक एंगल से नहीं करना है कि आपने एफर्मेटिव कर लिया। जैसे मैंने आपकी शुड की प्रैक्टिस बताई थी कि सभी एंगल से करें, उसको नेगेटिव से भी करें, इंटेरोगेटिव भी करें, और उसी तरह से हैज़ और हैव जितना भी हम अपन यहाँ सीखेंगे आपको प्रैक्टिस सभी एंगल से करना है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, क्वेश्चंस वर्ड वाले सभी से प्रैक्टिस करनी है। इसी को भी ऐसे करना है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास क्यों, मेरे पास समय है, मेरे पास समय क्यों है, इस तरह के सेंटेंसेस। उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा क्यों है, क्या उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है। इस तरह से चारों तरफ से सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें, चारों तरफ से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, ओरल प्रैक्टिस साथ ही साथ आप करते चलें। ये उन लोगों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट कैन नेवर बी सॉल्व्ड without translating them from Hindi into English. If you don't understand what does the passage say, so how would you solve them? I'm not able to understand कि उसकी कोई ट्रिक वगैरह होती है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है ना। इंग्लिश में ट्रिक व्रिक का पता नहीं कैसी होती, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आप कोशिश करें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें और सीखने की कोशिश करें। आई होप कि इतना ही काफ़ी है आज के लिए। चलिए, जय हिंद।